हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, काइनेमेटिक्स का टॉपिक हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस डिस्कशन में मैंने काइनेमेटिक्स के कुछ बेसिक रिलेशंस थे जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने रखे थे। देयर आर नियर अबाउट 30 रिलेशंस मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको ये भी बताया था जो हमारे पास मैक्सिमम जो पेयर बनते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। XT है, VT है, AT है, VX है, AX है और AV है। देयर आर 6 रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो दोस्तों इन सभी के मैंने आपस में रिलेशन आपको प्रूव करके बताए थे। देयर आर 30 रिलेशंस। 30 रिलेशन मेरे पास आए थे और मैंने आपको ये भी बताया था, आप कहीं भी खड़े हो, आप कहीं भी हो और आपसे कुछ भी कहीं भी जाने के लिए वो बोल देगा। अगर आपने वो 30 कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन इन 1D, 1 डायमेंशनल जो मोशन है उसमें आपके क्वेश्चन कभी भी नहीं रुकेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं, मुझे अभी देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सेकेंडली, अगर जो इन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाएं और लिंक है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे विजिट करके उसको देख सकते हो। क्योंकि अगर वो पढ़ोगे तभी आप आगे पढ़ने का मज़ा है। क्यों? क्योंकि आज मैं जो मैंने रिलेशंस आपको प्रीवियस डिस्कशन में हमने डिस्कस किए थे, उन्हीं के ऊपर मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लेके आया हूँ, वो मैं बताऊँगा। आज हम काफ़ी लेंथी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ छोटे छोटे आपको एक बार बात बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें पता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टर्म होती हैं दोस्तों। अब मुझे बात बतानी है आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप क्या समझते हो। अगर बिल्कुल सिंपल करके बताऊँ ना मैं आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहाँ पर बैठ के हम दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली द सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस with observer at origin. There is a set of 3 mutually independent perpendicular axes, say Cartesian coordinate axis, x axis, y axis, z axis। मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ओरिजिन पे रहेगा। द होल अरेंजमेंट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी पोजीशन पे है, उसकी पोजीशन को हम बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, ओरिजिन पे बैठा हुआ है। आया समझ में? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देयर इज ए सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ऐसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन 0,0,0 ये होता है। अब कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है P। अब उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूँ मैं, x, y एंड z। अब मुझे इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने ये पोजीशन कोऑर्डिनेट बता दिए। अब यहाँ पे है ऑब्जर्वर, तो यहाँ से क्या करेगा, वो एक वेक्टर ड्रॉ करेगा जो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया है। इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, OP। ये आ जाएगा। इसको सिंपली अगर मैं R वेक्टर बोलता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ये बनेंगे XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। इसको बोलते हैं दोस्तों पोजीशन वेक्टर। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब बेसिकली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में आपको NLM का जब चैप्टर चलेगा हमारा नेक्स्ट यूनिट, तब आपको बताया जाएगा। वैसे थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दे सकता हूँ। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं
बोलो। इनर्शियल फ्रेम आर द फ्रेम विच इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ऐसा फ्रेम जो मूव करता है जीरो एक्सेलरेशन के साथ, उस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और वी कैन से अगर वो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, या तो वो रेस्ट पे हो सकता है या वो मूव करेगा विद कॉन्स्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। ओके। और दूसरा फ्रेम आता है नॉन इनर्शियल, उसको बोलते हैं ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो दो तरह के फ्रेम होते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विद ऑब्जर्वर एट ओरिजिन, द होल अरेंजमेंट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वह जगह होती है जहाँ पे बैठ के दूसरी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊँगा जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो। हाँ जी दोस्तों, अब मैंने आपको बोला था कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं और जो डिपेंड नहीं करती। ओके। सबसे पहले बात आती है जो डिपेंड करती है, उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फर्स्ट आएगी डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होती है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है। ओके। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी है जो फ्रेम पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी आ गया। ओके। अच्छा, स्पीड भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एक्सेलरेशन भी मैं बोल सकता हूँ, और वर्क डन बाय फोर्स, यानी कि वर्क डन भी आ सकता है। दोस्तों और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। और वो जो फिजिकल क्वांटिटी जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, सबसे पहले बात आती है इंडिविजुअल फोर्स। इंडिविजुअल जो फोर्स होगा वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। अब मान लो ये कोई बॉडी है, एम मास है, इस पे मैंने लगा दिया फोर्स 5 न्यूटन। आप किसी भी फ्रेम से देख लेना, ये जो इंडिविजुअल फोर्स है ये हमेशा 5 न्यूटन ही रहेगा। ओके। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। और उसके बाद एक लास्ट में लिखूंगा यहाँ पे, किसी भी इवेंट का टाइम, द टाइम ऑफ एन इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रेम। टाइम ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का टाइम है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में याद रखना, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं और ये है जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। ओके। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। थोड़ा सिंपल सा डिस्कशन है। तो दोस्तों डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एनी बॉडी, उसको तो बोलेंगे डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके। और दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ओके। मान लो ये कोई पार्टिकल था और मैंने इसको ऐसे थ्रो करके और इधर भेज दिया, देखो ऐसे। अब बताओ, ये मान लो यहाँ से ए से थ्रू किया, ये सी से होता हुआ मान लो बी पे चला गया। अब इस एक्चुअल पाथ को क्या बोलूँगा मैं, एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज, बोलो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके। और ये जो एक्चुअल पाथ है इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ओके। यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी था। अब बात करते हैं, इट इज़ ए फिजिकल स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का यूनिट सेम होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए, किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वैसे बेसिकली डिस्टेंस की वैल्यू या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट में अकर ऑल द वैल्यूज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, ये आ जाएगा। उसके बाद अब सबसे मेन एक बात यहाँ पे आती है दोस्तों, डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस
वो हमेशा ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ये आपको याद करना है इसमें। अब देखो, अब इसी में देखो आप, अब ये जो एक्चुअल पाथ है ना, इसकी लेंथ देखो आप, इसकी लेंथ इस शॉर्टेस्ट लेंथ से तो ज़्यादा है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा वो या तो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, या उससे ज़्यादा ही रहेगा। इक्वल कब होगा, तो बच्चों के मन में पता है, बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, जब स्ट्रेट लाइन होंगे। ये अनकम्प्लीट डेफिनेशन है दोस्तों। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर तब होगी जब बॉडी एक ऐसे पाथ में चलेगी जिसमें उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। स्ट्रेट लाइन कौन सा पाथ है, ऐसे जाके ऐसे हो जाऊंगा, अब है तो स्ट्रेट लाइन लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उस पाथ में, उस पाथ के अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होगी जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उस वाले में इक्वल होगी, अदरवाइज तो ग्रेटर ही रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ स्पीड को लेके, फिर मैं वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूमेरिकल के लिए कैसे मुझे फार्मूलेज याद करने हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों मैं अगर स्पीड की बात करता हूँ, इधर मैं स्पीड लेके चलूँगा और इधर मैं वेलोसिटी को लेके चलूँगा, ओके, ठीक है। स्पीड मान लो ये आ गई और वेलोसिटी के लिए मैं जस्ट क्या कर दूंगा, वेक्टर लगा दूंगा यहाँ पे, ओके। अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड बेसिकली किसके इक्वल होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आ जाएगा। और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ जाएगा, ओके। अगर मैं इसके टाइप की बात करता हूं तो सबसे पहले बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड। मैं आपको बता दूंगा एक एक पॉइंट, ध्यान से सुन लेना। यूनिफॉर्म स्पीड की मैं बात करूं, अगर यूनिफॉर्म स्पीड कैसी स्पीड होगी, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। एक होती है वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यह आ जाएगा। उसके बाद आती है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और उसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। किस स्पीड को बोलोगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी कवर, a body is said to be in the uniform speed if it cover equal distance in equal interval of time, okay, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। और वेरिएबल स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। पहले इन दो को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करता हूँ तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा आएगा दोस्तों, वो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर ये मेरा पोजीशन और टाइम ग्राफ है तो वो ग्राफ कैसा रहेगा, वो ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होगी ना वो हमेशा कांस्टेंट होगी, v इक्वल टू कांस्टेंट होगी, v की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और वेरिएबल स्पीड में ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा कर्व, यानी कि ऐसे, इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का, ऐसे भी ले सकता हूँ मैं, मर्जी है आपकी, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर ये x है और ये t है तो ग्राफ की स्लोप कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या आएगी, कर्व्ड, ये आ जाएगा। अब बात आती है एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड से आप क्या समझते हो दोस्तों, जब कभी भी टाइम इंटरवल की बात आती है ना, जब कभी भी टाइम इंटरवल की बात आती है तो वहाँ पे एवरेज स्पीड निकाली जाती है। मतलब जहाँ टाइम इंटरवल होगा वहाँ पे एवरेज जो पैरामीटर है वो यूज़ करते हैं। अब एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो एवरेज स्पीड हो जाएगी। एवरेज अगर मैं एवरेज टाइम में अगर डिस्टेंस वाले पैरामीटर को रिलेट कर रहा हूँ तो स्पीड हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट वाले पैरामीटर को इंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं वो वेलोसिटी हो जाएगी। और वेलोसिटी को अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वह एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये है, एवरेज स्पीड पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इधर देखो आप, वी एवरेज,
एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। तो ये टोटल डिस्टेंस का मतलब मैं लिखूंगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अभी जो डेल्टा वर्ड यहाँ पे यूज किया है ना, ये इंटरवल के लिए है दोस्तों। इंटरवल, जहाँ भी इंटरवल होगा वहाँ पे एवरेज का पैरामीटर हमें बताना पड़ेगा। तो ये आ जाएगी दोस्तों, ये एवरेज के लिए होती है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। ओके, उसके बाद बात आती है इंस्टेंटेनियस की, और थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके बताता हूँ आपको। एवरेज का कंसेप्ट अच्छा है दोस्तों। इधर देखो आप, मान लो ये मेरे पास टाइम एक्सिस है और ये मेरे पास पोजीशन एक्सिस है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एस लिया है तो मैं यहाँ पे इसको एस ही लिखूंगा, और ये मीटर में है और ये सेकंड में है दोस्तों। अब मान लो कोई भी 2 पॉइंट ले लिए मैंने, मान लो ये कोई कर्व है मेरे पास, ऐसे ये कोई कर्व है, और इस कर्व पे कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम कर लो आप। एक पॉइंट पी ले लिया जो कहाँ पे था, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम t1 था, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन थी वो s1 थी मान लो, और एक अनदर पॉइंट ले लिया मैंने q। अब उसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम कितना था t2, कितना टाइम था दोस्तों t2, एंड द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन इज s2। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब मैं इन दोनों को मीट कर रहा हूं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब एक बात देखो आप, अगर मैंने इन दोनों को ऐसे मिला दिया तो इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली भी ऐसे मिलाऊं, अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी आ गई। इसको लिखूंगा मैं डेल्टा एस, मतलब S2 माइनस S1। बोलो दोस्तों, S2 माइनस S1 कहाँ से, ओरिजिन से। और ये कौन है दोस्तों, ये T2 माइनस T1 है। इसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा टी। अब देखो, अब अगर टाइम का इंटरवल बहुत ज़्यादा है, पॉइंट बहुत दूर दूर है, तब तो मुझे एवरेज बताना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। ओके, अब मैंने क्या किया, अब मैं इस क्यू पॉइंट को नज़दीक लेके आऊँगा। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, मुझे डेल्टा टी को कम करना है, टाइम इंटरवल को मुझे ग्रेजुअली डिक्रीज करना है, एंड फाइनली अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो के नज़दीक लेके जाना है मुझे उसको। अब बताओ क्यों था, अब मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके आ गया। अब बताओ, अब अगर मैं इसको यहाँ लेके आ गया तो मुझे इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ऐसे। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा डेल्टा एस ये हो जाएगा और डेल्टा टी मेरा ये हो जाएगा। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी दोस्तों, ये जो मेरा एवरेज का जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, वी एवरेज, वी एवरेज किसके इक्वल बताया मैंने, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। बिल्कुल क्लियर बात है, पी से क्यू पॉइंट की मैं बात कर रहा था। अब मैंने क्या किया, एक मैंने लिमिट लगा दी दोस्तों, और लिमिट में कंडीशन क्या रखी मैंने, जो मेरा टाइम इंटरवल था ना वो अप्रोचिंग टू जीरो है, नेग्लिजिबल स्मॉल। ओके, अगर मैं ये लिमिट अप्लाई कर दूंगा इस टाइम इंटरवल पे, तो मेरी जो एवरेज स्पीड होगी ना वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, देखो, अगर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी ऐसे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, किस पे लगा दी मैंने, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, तो ये पूरा पैरामीटर दोस्तों किस में बदल जाएगा, ये डी एस बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वी एवरेज मेरी वी इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। इट इज़ द स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये आ जाएगी। कैसे सर, इस ग्राफ में देखो, फाइनल ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो अब ये ऐसे था मेरा कर्व, ऐसे मेरा कर्व था मान लो, और ये मेरा पॉइंट था P, यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूँ P। अब ये बिल्कुल नज़दीक आता आता मान लो यहाँ आ गया, देखो और भी नज़दीक है, ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर बनाया मैंने। अब एक बात बताओ आप, जब इन दोनों को ऐसे मिलाऊंगा मैं, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक ये टेंजेंट होता है दोस्तों। क्या होता है ये, इन दोनों को मिलाने की लाइन क्या है, टेंजेंट। अब मैं क्या करूँगा, इस टेंजेंट को मैं ऐसे बाइफरगेट कर लूँगा, देखो ध्यान से। अब ये कौन है, ये डेल्टा एस नहीं है, ये डी एस है, और ये कौन है, ये डी टी है। अब जब इसकी स्लोप निकालूंगा ना मैं, स्लोप बेसिकली गिवन बाय टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसकी जब स्लोप निकालूंगा मैं, स्लोप इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, टेन थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी एस बाई डी टी, और जो किसके इक्वल आएगी, ये वी के इक्वल आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, या डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होगा, उसकी जो स्लोप होगी ना, वो हमें कौन सी वेलोसिटी बताएगी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगी।
क्लियर है ना। द स्लोप अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल यू गिव इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आ जाएगी। कर लोगे ना इसको। तो देखो यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरिएबल स्पीड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ग्राफ कर्व आएगा टेढ़ा मेढ़ा, इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल टाइम टेकन, ओके। और इंस्टेंटेनियस क्या होगा, एवरेज पे क्या लगा दूंगा, लिमिटेशंस, क्या, डेल्टा टी टेंस टू 0, और जो पॉइंट था वो धीरे धीरे उसके बिल्कुल नज़दीक में आ जाएगा, तब 2 पॉइंट को मैं, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड जो लाइन होती है कर्व की, जो लाइन होगी 2 पॉइंटों को मीट करेगी। लेकिन वो सेकेंड क्या होगा, जब डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 होगा, वो मेरा जो सेकेंड होगा लाइन का, वो उस लाइन के टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड बेसिकली टेंजेंट जो होगा वो जब ये लिमिट पुट करूँगा तो ds/dt, और वी कैन से इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सिंपली द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds/dt फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सिंपली इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, यह आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्पीड के बारे में बता दिया है। इसमें जो चमकदार बात मैंने क्या बताई आपको, पोजीशन टाइम जो ग्राफ होगा ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप हमें क्या बताती है, वो स्लोप बताएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, यह आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी को लेके। अब बताओ, अब लगभग सिमिलर रहेगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर वही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरिएबल में वो अनइक्वल हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, एवरेज वेलोसिटी अगर बताऊँ यहाँ पे मैं बस जस्ट उसके सिंबल यूज़ कर रहा हूँ मैं, वी एवरेज किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और इसको अगर मैं बताना चाहूँगा मैं लिखूँगा इसको S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ये भी बोलते हैं इसको हम। जब इंटरवल बहुत ज़्यादा होगा तो एवरेज आ जाएगी। और फिर मैं दोबारा क्या यूज़ कर दूंगा, लिमिट, कौन सी लिमिट, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0, तब मेरी v किसके इक्वल आ जाएगी, जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा दोस्तों, डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 किसके ऊपर, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी पे, तो ये किस में बदल जाएगा, ये v ये था एवरेज, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, ये ds बाई dt आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस जस्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसमें डायरेक्शन भी साथ में है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके क्या क्या पैरामीटर थे, इट इज़ ए फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकंड, इसकी भी मीटर पर सेकंड, एसआई में, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएंगी। और इसकी वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की भी कितनी वैल्यू होती है, 3, ओके। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 या पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके, यह आ जाएगा। ठीक है, एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, कर लोगे ना इसको। ये मैंने आपको स्पीड को और वेलोसिटी को लेके बता दिया। अब दोस्तों प्रीवियस डिस्कशन में मैंने जो रिलेशन बताए थे ना, अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको करवाने वाला हूँ मैं फॉर द फर्दर कॉन्फिडेंस, ओके। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, प्लीज़ नोट कीजिएगा इनको। दोस्तों एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ मैं। लेट्स सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग in a semi-circular path with constant speed v of radius r। कितना सेमी सर्कल कवर करेगा, यानी कि A से चलेगा और B तक उसको जाना है। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, क्या इसकी एवरेज स्पीड होगी, क्या इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, ओके। तो अब यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, तो मुझे पहले में निकालना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब क्या होगा, सरकमफेरेंस। अब रिंग फुल है कि हाफ है, हाफ है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई आर के इक्वल आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपसे बताऊं तो मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल। अब यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा तो ये क्या, डायमीटर आ जाएगी, डायमीटर रेडियस कितना आर, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 2r, ओके। एवरेज स्पीड, मान लो उसने यहाँ से यहाँ टाइम कितना ले लिया, टी टाइम ले लिया, टाइम कितना ले लिया दोस्तों, जल्दी बोलो, टी टाइम में। तो बताओ थर्ड में क्या लिखूँ, वी एवरेज। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, पाई आर बाय टी, यह आ जाएगा। और फोर्थ में क्या पूछा उसने, एवरेज वेलोसिटी,
यानी कि v एवरेज और ये वेक्टर लगा दूंगा, ये किसके इक्वल आएगा, क्या लिखूं दोस्तों, ये लिखूंगा 2r बाय, बोलो दोस्तों 2r बाय टी, ये आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था दोस्तों, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था, उसने पूछी थी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या किया, ये जो टी है ना, अब उस पार्टिकल का है ना v गिवन है, ये जो v है ना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है उसका। तो यहाँ से दोस्तों मैं t की वैल्यू निकाल लूँगा। अगर मैं लिखूँ इसको पाई r बाई टी इक्वल टू वी, तो t की वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरी, पाई r बाई वी। ओके, अब इस t की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, तो बताओ मेरा v एवरेज किसके इक्वल आ जाएगा, 2r बाई टी, टी की वैल्यू कितनी है, पाई r इंटू वी। अब r ने r को मार दिया तो किसके इक्वल आएगा ये, 2v बाई पाई। ये आंसर था दोस्तों, ठीक है ना। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आपको बताना था। उसके बाद मैं एक दो वैरायटी और लेके आ रहा हूँ। अब मैं वही आपको बताऊँगा जो काइनेमेटिक्स के जो कॉमन न्यूमेरिकल हैं हमारे, मैं एक बार वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है वीटी, आपको गिवन है वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको जाना है डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि आपको जाना है x इज द फंक्शन ऑफ t, v इज द फंक्शन ऑफ t में आप खड़े हो, आपको एक बार तो जाना है x इज द फंक्शन ऑफ t पे, और एक बार जाना है a इज द फंक्शन ऑफ t पे। 30 जो रिलेशन थे ना, उन्हीं का मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो पार्टिकल की इक्वेशन दे दी v इक्वल टू, ये गिवन है दोस्तों 3t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 10। The velocity of particle is the function of time is given by this relation। ओके, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ स्टेटमेंट। इसमें एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे रखी है इस इक्वेशन के साथ, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि s निकालना है, s फाइनल निकालना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। और गिवन क्या है हमें, गिवन दैट s इक्वल टू s इनिशियल दे रखा है 20 मीटर एट t इक्वल टू 0 पे। एक बार मेरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है, क्लियर। अब उसने क्या पूछा, उस पे जाना है xt पे, यानी कि या st पे बोल दो, हम s यूज़ कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम पे बताना है, क्या गिवन है 1 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा, कब, जब इनिशियल उसका कहाँ से शुरू होता है, वो 20 मीटर पे चलता है टाइम 0 पे। ओके, और जो सेकंड पार्ट है उसमें तो AT ही बताना है, डायरेक्ट AT बताना। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सीलरेशन टाइम वाले पे आऊँगा। ओके, देखो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब जो बच्चा उस फॉर्मेट को बता पाएगा वही इसको सोल्व कर पाएगा। v किसके इक्वल गिवन है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 है ना। अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे जाना है s इज़ द फंक्शन ऑफ t या x इज़ द फंक्शन ऑफ t बोल दो, तो इसको लिखूँगा मैं ds बाई dt इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 लिख सकता हूँ ना दोस्तों मैं इसको। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मुझे ds निकालना है, अब ये इधर आ जाएगा, यानी कि मैं अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ओके, अब क्या कर दूंगा पूरे के लिए इसको इंटीग्रेट। अब बताओ इधर ये पूरा टाइम का फंक्शन है, इधर ये, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा s इनिशियल से s फाइनल और t इनिशियल से t फाइनल। ये क्या बन गया, ये बन गया s फाइनल माइनस s इनिशियल कितना है 20, क्योंकि इन्होंने गिवन है। s इनिशियल किस टाइम पे है 0 पे, फाइनल कितना है 1, तो इसका मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको इंटीग्रेट। क्या बन गया दोस्तों, ये बन जाएगा 3t क्यूब बाई 3 और लिमिट क्या लगा लूँ 0 से 1 प्लस डेरिवेटिव करो 2t स्क्वेयर बाई 2 लिमिट 0 से 1 प्लस 10 इंटू यह आ जाएगा t, 10 इंटू t और यह आ जाएगा 0 से 1। इसको सोल्व करो एक बार आप, तो इधर क्या लिखूँगा s फाइनल माइनस 20 इक्वल टू क्या बन गया दोस्तों, ये 1 आ गया, 1 माइनस 0 प्लस
1 माइनस 0 प्लस 10 इंटू 1 माइनस 0। अब बताओ दोस्तों, एस फाइनल माइनस 20 इक्वल टू कितना बन गया? 1 प्लस 1 प्लस 10 कितना आ गया? 12। और ये कितना है? 20। कितना आ जाएगा दोस्तों, बोलो? एस फाइनल आ जाएगा 32 मीटर। बताओ फाइनल कहाँ मिलेगा? वो 32 मीटर पे मिलेगा। कर लोगे ना इसको? अब मुझे निकालना है 80, वो उधर बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टी पूछा है। अब आपको पता है वी से 80 जाओगे तो एक बार क्या कर दोगे? डेरिवेटिव कर दोगे ना सिंपली। तो अगर मैं dv/dt कर दूंगा सॉरी, ए आ जाएगा। बताओ बोलो दोस्तों, क्या बनेगा डेरिवेटिव इसका? बोलो 60 + 2 आ जाएगा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, अब वो टाइम की वैल्यू भी आपको दे सकता है, इतने टाइम पे बताओ। ये था। तो देखो वी से मैं xt चला गया, वी से मैं at चला गया। अपनी स्क्रीन को पॉज करो प्लीज़, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो v इज़ द फंक्शन ऑफ x है, जाना किधर है? x इज़ द फंक्शन ऑफ t पे जाना है। और गिवन दैट और जब टाइम 0 था तो पार्टिकल है वो 1 मीटर पे था इनिशियली। ओके, अब एक बात बताओ, xt पे जाना है, vx पे मैं खड़ा हूँ, तो क्या करूँ? क्या लिखूँगा इसको? मैं लिख सकता हूँ dx/dt इक्वल टू क्या लिखूँ दोस्तों? x²। तो dx/x² इक्वल टू dt। क्या कर दूंगा इसको? इंटीग्रेट। अब dx/x² का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? -1/x। और लिमिट क्या रखूं बताओ? 0 से t है, तो ये कितना है? 0 से यानी कि 1 से x है। 1 से फाइनल कितना है? x, क्योंकि टाइम जब 0 था तो x 1 था, और किसी भी टाइम t पे x की वैल्यू x हो जाएगी। ओके, तो ये बन जाएगा -1/x, इसका इंटीग्रेशन। -1/x जब लिखूँगा मैं तो ये 1 से x आ जाएगा, और ये t आ जाएगा, और ये 0 से t आ जाएगा दोस्तों। अब बताओ क्या करूँ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/x + 1 इक्वल टू t - 0। तो बताओ दोस्तों मेरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो फाइनली मेरी x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 - के 1/t। इट इज़ द फाइनल वैल्यू। ये आ गया दोस्तों xt रिलेशन, जहाँ मुझे पहुँचना था। है ना आसान बिल्कुल? चलो उस क्वेश्चन को इजी करते हैं थोड़ा सा। ओके, v किसका फंक्शन दे रखा है? सारे बोलो आप। x का। जाना किधर है? v इज़ द फंक्शन ऑफ t पे। और क्या गिवन है? जब टाइम 0 था तो पार्टिकल है वो ओरिजिन पे था, और किसी टाइम t पे वो मान लो x पे होगा, तो क्या बनने वाला? देखो ध्यान से क्या किया। अब एकदम से मैं vt पे नहीं जा पाऊँगा, पहले मुझे xt पे जाना पड़ेगा। और xt पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? xt पे जाने के लिए मैं इसको क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा dx/dt इक्वल टू 2x + 3, क्योंकि dx/dt v ही तो है। बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या करूँगा मैं? dx/2x + 3 इक्वल टू dt, और क्या कर दूंगा पूरे के लिए? इंटीग्रेट। अब लिमिट पुट करो, जब 0 था तो x भी 0 था, ये t है तो ये x है। ओके, अब बताओ ये क्या बन गया दोस्तों? इसका मैं एक फॉर्मेट आपको बताना चाहता हूँ, ये जनरल फॉर्मेट है। अगर मान लो मैं लिखता हूँ dx/ax + b का इंटीग्रेशन, तो ये होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पहले पूरे फंक्शन का तो बनेगा लॉगरिथम ax + b। अब इस पूरे को सोल्व करोगे तो यानी कि डेरिवेटिव बनेगा नीचे डिनोमिनेटर में, किसके इक्वल आ जाएगा? ax + b। अब इसको सोल्व करके देखो आप, ये ऐसे कैसा? अब जब डेरिवेटिव करोगे इसका, अब b तो कांस्टेंट है, b का 0 आ जाएगा, x का 1, तो a बच जाएगा नीचे। बिल्कुल सेम डिट्टो फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। कैसे? देखो आप, इसको लिखूँगा 1/2, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, लॉगरिथम ऑफ 2x + 3, और लिमिट क्या लिखूँ दोस्तों? 0 to x इक्वल टू ये क्या बन गया है? सिंपल t, और इसकी लिमिट क्या रखूँ मैं? 0 to t। ओके, अब ये लिमिट पुट करूँगा ना मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये इसको तो इधर भेज देता हूँ मैं, इधर 2 में आ जाएगा, तो इधर क्या बच गया दोस्तों? लॉगरिथम ऑफ क्या बनेगा? ये बनेगा 2x + 3 माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ क्या लिखूँ दोस्तों? यह आ जाएगा 3।
अब लॉगरिथम ऑफ m माइनस लॉगरिथम ऑफ n, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, इधर बन गया 2t, ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ m बाय n, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आ गया 2t। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एंटी लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मैं यहाँ पे अगर एंटी लॉगरिथम अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे e आ जाएगा और ये बच गया 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू e पावर 2t। अब 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 3 आ जाएगा माइनस में और ये 2 आ जाएगा नीचे। ओके, अब ये देखो ये किसका रिलेशन आ गया, ये xt का रिलेशन आ गया। जाना किधर है मुझे, vt में, तो मैं क्या करूँगा, अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं dx बाई dt कर दूँ तो ये मेरा v आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो अब देखो ये जो 2 है इसके नीचे भी है, इसके इस वाले को तो 0 बना दिया मैंने। अब क्या लिखूँ इसको मैं लिखूँगा 3 इंटू, अब ये आगे आ जाएगा दोस्तों, क्या लिखूँ इसको मैं, ये 2 आगे आ जाएगा और e पावर 2t और डिवाइड बाई में 2 ने 2 को मार दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा 3e पावर 2t, जो किसके इक्वल आ गया, v के। इट इज़ नोन एज वेलोसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। आया ना समझ में पक्का? अपनी स्क्रीन को पॉज करो, प्लीज़ नोट डाउन इट। दोस्तों एक बड़ा ही शानदार टाइप का न्यूमेरिकल है, एक बार इसको डिस्कस करके फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसमें हम। a इज़ द फंक्शन ऑफ t गिवन है a इक्वल टू 2t प्लस 1, और क्या दिया इन्होंने दिया कि टाइम 0 पे पार्टिकल है वो 1 पे, ओरिजिन पे नहीं है, 1 मीटर पे है और वो रेस्ट पे भी नहीं है। उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब उन्होंने पूछा कि 3 सेकेंड पे वो कहाँ होगा, स्पीड नहीं पूछी, पोजीशन पूछी है कि 3 सेकेंड पे वो कहाँ होगा। तो क्या करें दोस्तों, इसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब a किसका फंक्शन है, t का, a अगर t का फंक्शन है और मुझे जाना कहाँ है, तो अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू को बताने की बात कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dv बाई dt। तो dv बाई dt इक्वल टू क्या लिखूँगा दोस्तों, 2t प्लस 1। ओके, अब मैं यहाँ पे dv निकाल सकता हूँ और ये बन जाएगा 2t dt प्लस 1 इंटू dt। ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल गेट, अब बताओ, अब यहाँ पे ये इधर तो है स्पीड के लिए, इधर टाइम के लिए। अब टाइम का इनिशियल कितना था, 0 0, और फाइनल कितना है 3 सेकेंड। ओके, और इनिशियल पे इसकी स्पीड कितनी थी 2, और फाइनल पे कितनी पूछी है उसने, v निकाल लेता हूँ पहले। तो अब बताओ dv का क्या बन गया, dv का बन गया v, और यह आ जाएगी 2 और यह आ जाएगी v इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2t स्क्वेयर बाई 2। अब 2 ने 2 को मार दिया और ये बनेगा 0 से 3, और dt का बनेगा t दैट इज इक्वल टू 0 से 3। ओके, अब ये बनेगी v माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अब ये बनेगा 3 की 9 और प्लस में कितना बनेगा 3, तो v माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों मैंने तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसने 3 सेकंड पे v तो पूछा है नहीं, इसने तो x पूछा है, मैंने v निकाल दिया। तो दोस्तों मैं यहीं तक, अब मैंने वैल्यू जो पुट की है ना, वो मुझे वैल्यू पुट नहीं करनी थी यहाँ पे। तो बताओ मेरी v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बोलो दोस्तों। मेरी v की वैल्यू बनेगी यहाँ पे, ये आ गया, ये बनेगा t स्क्वेयर प्लस t, ये बन रहा है ना, बोलो दोस्तों। ये हाँ देखो इधर, तो मेरी वैल्यू देखो, मैंने तो वैल्यू वैसे ही बता दिया आपको, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन बनेगा v माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ तक बस इस की वैल्यू पुट कर दूंगा। t को ऐसे कैसा रखूँगा मैं, इसको रखूँगा मैं t स्क्वेयर प्लस t, ये वैल्यू बनेगी, और 2 उधर चला जाएगा, तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये बनेगा t स्क्वेयर प्लस t प्लस 2। अब मुझे जाना x पे, क्या करोगे, डेरिवेटिव कर दो सिंपली। तो बताओ क्या लिखूँ, इसको लिखूँगा dx बाई dt इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 2। अब बताओ तो dx किसके इक्वल आ गया, टी स्क्वेयर डी टी प्लस टी डी टी प्लस 2 डी टी। ओके, अगर मैं इसको इंडिविजुअली क्या करता हूँ, इंटीग्रेट। अब बताओ भाई, इनिशियल टाइम 0 0 0, इनिशियल पोजीशन इज एट 1। ओके, उसके बाद फाइनल टाइम 3 3 3, और ये फाइनल पोजीशन मुझे x मान लो निकालनी है, ये बन जाएगा x माइनस 1 आफ्टर कैलकुलेटिंग। ओके, ये बनेगा t क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या रखूँ 0 से 3 प्लस टी स्क्वेयर बाई 2,
0 से 3, 2t 0 से 3। सिंपल तो है, वैल्यू पुट करो, सोल्व कर लो। x माइनस 1 इज सिंपली इक्वल टू क्या लिखूँ, 27/3 प्लस 9/2 प्लस 2 × 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे ना और वैल्यूज़ को निकालने के बाद मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देता हूँ। मेरी वैल्यू आएगी 19.5 मीटर। ये मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तरीका समझ में आया ना आपको। अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट। देयर आर 4 इक्वेशन इन काइनेमेटिक्स विच इज़ यूज इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की 4 इक्वेशन है, उनका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट है। दीज आर द 4 इक्वेशन इन द काइनेमेटिक्स फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। उनके लिए ए को कांस्टेंट लेके चलना है हमें, ठीक है। तो इनको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s। एस एन एथ होता है, ये अलग है, बताऊँगा, इसको भी बताऊँगा मैं। u प्लस a/2 2n-1। अब सुन लो, u कौन है, इनिशियल स्पीड, v कौन है, फाइनल स्पीड, t कौन है, टाइम, फाइनल वाला टाइम, क्योंकि इनिशियल टाइम 0 है। ओके, s कौन है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल स्पीड, t टाइम, a एक्सेलरेशन, दैट इज ओनली कांस्टेंट, v फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको प्रूव करना मैं आपको सिखाता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटीग्रेशन मेथड से, कैलकुलस वाले मेथड से इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे, अब बताओ, v किसके इक्वल होता है, dx/dt। ओके, a किसके इक्वल होता है, dv/dt, और एक होता है avdv/dx। ये 3 फॉर्मेट होते हैं दोस्तों मेरे पास। अब मुझे निकालना है वीटी रिलेशन, मुझे निकालना है, इसको बोलते हैं वीटी रिलेशन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वीटी रिलेशन। इसको बोलते हैं एसटी रिलेशन या एक्सटी भी बोलते हैं इसको हम, और इसको बोलते हैं वीएस रिलेशन। ये आ जाएगा, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का है, ये वेलोसिटी टाइम का है, और ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है। ओके, अब इधर देखो वीटी। अब बताओ इसमें से वीटी के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इसमें बताओ ऐसी कौन सी, जहाँ पे वी और टी है और ए यहाँ पे एज ए कांस्टेंट है, तो मैंने इसको ले लिया। और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मैं, ए किसके इक्वल आ गया, dv/dt। ओके, dv इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, adt। वेरी गुड, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। अब बताओ, इधर तो है वेलोसिटी के लिए, इधर टाइम के लिए, तो टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, टाइम t पे वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने v। अब इसको सोल्व करोगे ना ऑन इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा u, ये आ जाएगा v इक्वल टू a को बाहर क्यों निकाला मैंने, क्योंकि ये जितनी भी इक्वेशन हम बताने वाले हैं ना, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए पढ़ी जाती हैं। तो a अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। a बाहर निकाल लिया, dt, और लिमिट है 0 से t। अब इस ये यहाँ तो यूज ही कर दिया ना मैंने, a इंटू टी, और यह आ जाएगा 0 से t। अब बताओ दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, u प्लस a t। दोस्तों, ये एक्चुअली अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ ना स्ट्रेट लाइन के साथ, अब एक बात बताओ आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी हमेशा इनिशियली है वो u है वो हमेशा वैल्यू गिवन करेगा। हो सकता है बॉडी की इनिशियल स्पीड 0 हो, ठीक है ना। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ, v है ना, वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कभी भी इसको लेके ग्राफ पूछेगा ना आपसे, vt का कभी आपसे ग्राफ पूछेगा ना, तो आंख बंद करके आपको बोल देना कि स्ट्रेट लाइन आएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन में जो उसकी स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बेसिकली यहाँ पे जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन बता रहा है। अब अगर एक्सीलरेशन मेरा पॉजिटिव है तो मेरी जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है, जैसे मोशन रिलेटेड ग्रेविटी की हम बात करेंगे, तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रूव तो करवा दिया मैंने आपको, प्रूव करवा दिया, लेकिन कुछ 1-2 बात है मेन मैं आपको बताना चाहता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है। अब इसको मैं अगर इक्वेट करता हूँ, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब ध्यान से देखो, इसको इक्वेट करो आप,
ठीक है ना। अगर मैं इसको देखो ग्राफ की फॉर्म में अगर बना के बताता हूँ तो देखो कितना आसान रहेगा। एक्स के लिए क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और वाई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, और सी होता है इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे इनिशियल स्पीड अगर उसकी है, इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस के ऊपर, अगर ये पॉजिटिव है तो मान लो यहाँ पे बॉडी की रफ्तार कितनी है u, और ए क्या है उसका कांस्टेंट है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। अब ये जहाँ कहीं भी देखोगे ना आप इसकी स्लोप है वो आपको कांस्टेंट ए ही बताएगी, यानी कि m यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर बॉडी की ही u 0 दे दे, अगर बॉडी की u क्या दे दे 0, तब ग्राफ मेरा यहाँ से शुरू नहीं होगा, तब मेरा ग्राफ होगा ओरिजिन से स्टार्ट। बट कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, याद रखना इसको। वी जो ग्राफ है वो हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, याद रखना इसको। ये इक्वेशन प्रूव करा दी, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस भी बता दिया इसके बारे में। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब एक बात बताओ आप, इधर यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ इसको मैं। पहली इक्वेशन बता चुका हूँ दोस्तों मैं। सेकेंड इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। वेरी गुड। हमें पता है v किसके इक्वल है, v है dx बाई dt के, सबको पता है, ये लिखा हुआ। अब अगर इस v की वैल्यू मैंने कितनी प्रूव की है अभी, क्योंकि मुझे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट की तरफ लेके जाना है, तो मैं लिखूँगा dx इक्वल टू वी dt, और मैं v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ u प्लस ए टी इंटू डी टी। जब इसको सोल्व करूँगा ना मैं, तो dx इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग। अब बताओ टाइम की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू क्या ले लूँ यहाँ पे, मान लो मैं ले लेता हूँ एस इनिशियल, और फाइनल टाइम मान लो t है, तो इसको मान लूँगा मैं एस फाइनल। अब इसको सोल्व करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे यहाँ बताओ क्या आने वाला है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा यू टी। मैंने लिमिट वगैरह सब पुट कर दी दोस्तों, प्लस ए को मैंने बाहर निकाल लिया, रीज़न आपको बता चुका हूँ। टी डी टी क्या बनेगा, टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करने के बाद टी स्क्वायर बाई 2 ही बनेगा। और ये क्या लिखूँ, ये अब इसको इनिशियल को आप 0 भी मान सकते हो, तो ये s किसके इक्वल आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आया ना समझ में, पक्का। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड के लिए। थर्ड इक्वेशन किस, हाँ एक और चमत्कार बात तो बची गई, ग्राफ और बता दो सर इसका सिग्निफिकेंस। तो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की देखो मैक्सिमम डिपेंडेंसी टाइम के साथ, इधर 1 है इधर 2 है, तो ये